दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे देखो कि एक के बाद एक ज़बरदस्त फैसले कंपनी कर रही है। अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पे लेके जाने के लिए हर तरह की कोशिश हो रही है। कंपनी के पास फंड की भी अभी कोई कमी नहीं है। कंपनी के पास रिजर्व में कैश है, उसका इस्तेमाल कर रही है। कंपनी लगातार अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। एआई का इस्तेमाल हो रहा है और नए ज़माने की टेक्नोलॉजी के साथ में नए विंड टर्बाइन बनाए जा रहे हैं, जिससे कस्टमर बेस ज़बरदस्त बढ़ रहा है। लगातार रिपीट ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं। उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे, तो उसकी क्या वजह उसको समझेंगे। अब यहाँ पे इकरा की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आई है। ये रिपोर्ट क्या कह रही है, इस सेक्टर के लिए आगे की क्या संभावना है और क्या इसके लिए अभी कमियां है जिसको दूर करना बाकी है, उन सारी बातों को समझेंगे इस रिपोर्ट के माध्यम से। और आने वाले इसमें सुइलोन की क्या संभावना बनेगी उसको भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निफ्टी एनर्जी की बात करें तो 38,100 के स्तर पे आज हमने क्लोजिंग देखी है। 0.55% की गिरावट थी, यानी आज निफ्टी एनर्जी दबाव में था। एनर्जी शेयरों में गिरावट थी, लगभग आधा परसेंट की गिरावट आज हमने देखी है। तो निफ्टी एनर्जी में गिरावट के बावजूद भी सुज़लोन ने यहाँ पे तेजी बताई है। भले ही कम हो लेकिन तेजी है। ये साबित कर रही है कि सुज़लोन में खरीदारी हो रही है, भले ही थोड़ी थोड़ी करके, लेकिन बड़े फंड हाउस खरीदारी कर रहे हैं। तो आज 47.04 पर क्लोजिंग देखने को मिली 0.62% की तेजी के साथ। तो कल 46.75 पर क्लोजिंग थी और आज 47 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में 47.40 का हाई बना। लो है वो 46.88 का है। इसका मतलब ये है कि पूरे दिन में गिरावट नहीं हुई है स्टॉक के अंदर। बाजार कमज़ोर था लेकिन उसके बावजूद सुइलोन में पूरे दिन में खरीदारी चली है। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि ये स्टॉक इस लेवल पे अच्छा है क्योंकि लगातार पॉजिटिव फैसले किए जा रहे हैं, काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो ऐसे में निवेशकों को भी लगता है कि यहाँ से अब गिरावट थम चुकी है, बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। आने वाले समय यहाँ से आगे बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है क्योंकि ऑलरेडी कोरोना के बाद ₹2 का स्टॉक 86 तक चला चुका है। आप देखिए, ये सफ़र बड़ा तय किया इसने ₹2 से 86 का, और वही 86 का स्टॉक इस समय अगर 50 रुपये से नीचे है तो यहाँ से आगे बढ़ने की उम्मीद बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है क्योंकि कंपनी के लिए वो जो सारी कमज़ोर कड़ियाँ थी वो धीरे धीरे खत्म हो जा रही है। तो यहाँ पे इकरा की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है कि इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन शेयर है वो 35% तक क्रॉस कर सकता है 2029-30 तक। और इसके पीछे जो वजह है कि ट्रांसमिशन, पावर परचेस एग्रीमेंट और स्टोरेज चैलेंजेस जो अभी भी इस सेक्टर के लिए बने हुए हैं। तो यहाँ पे इकरा की तरफ से जो रिपोर्ट निकल गया उसमें कहा गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट है वो पाइपलाइन में बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन जो बिडिंग प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो हो गया है और इसके पीछे बहुत सारे चैलेंजेस है जिसकी वजह से उतना उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। तो पावर परचेस एग्रीमेंट साइन होने में कमियाँ हो रही है। उतनी ज़्यादा जितनी बिजली की निर्माण हो रही है उतनी पावर परचेस एग्रीमेंट सामने साइन नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो निवेशक है उनका उत्साह कम हुआ है। पावर सेल जो एग्रीमेंट है वो साइनिंग टाइम पे नहीं हो पा रहे। और इसके अलावा देखें तो जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो उसमें भी डिले हो रही है, समय पे देखें ट्रांसमिशन से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। करीब मोर देन 150 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये 150 गीगावाट तक के प्रोजेक्ट जो आने वाले समय कंप्लीट होंगे 30 जून 2026 के हिसाब से। तो ये देख सकते हो कि आने वाले समय देखिए रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी तो तेज़ी से बढ़ेगी, लेकिन उसको उसकी खपत भी होनी चाहिए। सामने जो प्रॉब्लम है उसका निपटारा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2024-25 के दरमियान फाइनेंशियल ईयर में 40.6 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के जो प्रोजेक्ट थे उसकी बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट हुई। अब उसमें अब 2025 सभी में कमी आ गई। अब देखिए 2025-26 के दरमियान मात्र 14.7 गीगावाट के ही प्रोजेक्ट यहाँ पे सरकार ने टेंडर लाया। तो आप देख सकते हो कितनी कमी आ गई, 40 गीगावाट की जगह पे गिरते हुए 14 पर आ गए। और करंट फाइनेंशियल में तो ये मात्र देखें तो 4.7 गीगावाट के ही टेंडर जारी किए जा रहे हैं। यानी वो जो तेज़ी थी वो काफ़ी काफ़ूर हो चुकी है और अब उतना उत्साह नहीं बच रहा है। अब देख सकते हो कि जो सरकार की नीतियाँ उतनी काम नहीं कर रही है क्योंकि 2024-25 में जहाँ पे 40 गीगावाट के प्रोजेक्ट के लिए हरी झंडी मिली थी वही गिर के 2025-26 में 14 गीगावाट के पास आ गए और अब मात्र 4 गीगावाट के इस बार 10 अगस्त 2026 तक। तो ये तो एक अच्छी बात नहीं है। जो उत्साह होना चाहिए वो उत्साह बिल्कुल नहीं है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो पावर परचेस एग्रीमेंट है वो साइन नहीं हो पा रहे। अब बिजली कोई भी बनाएगा तो उसके सामने उसके बेचने के लिए उसके कस्टमर चाहिए।
अगर वो कस्टमर नहीं होंगे तो कोई भी बिजली का निर्माण क्यों करेगा रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से। अब इसके पीछे की वजह भी यहाँ पे इकरा की तरफ से बताया कि इस समय जो बिडिंग प्रोसेस है वो शिफ्ट हो गया है। आप देख सकते हो कि सोलर और विंड प्रोजेक्ट का जो एक कॉम्बिनेशन, यानी राउंड द क्लॉक जो बिजली के लिए, यानी एफडीआरई, जिसमें आप देख सकते हो कि सोलर विंड का कॉम्बिनेशन हो, वो अब कोई भी पसंद कर रहा है, यानी चौबीसों घंटे बिजली मिल पाए, क्योंकि दोनों की कुछ लिमिटेशन होती है। विंड है जो बिना हवा के बिजली नहीं बना सकते, तो सोलर भी अंधेरे में बिजली नहीं बना सकते। और इसी वजह से हर कोई चाहता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन हो और साथ में स्टोरेज भी हो, तो हर समय बिजली उपलब्ध हो सकती है और उसके बाद में वो बिजली खरीदने के लिए खरीदार भी तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस मौके पे गिरीश कुमार कदम, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और ग्रुप हेड है कॉर्पोरेटिंग इकरा के, उनका कहना है कि जो लेटेस्ट अब टेंडर जारी किया गया सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें आप देखें जो बिजली के लिए जो डिमांड सप्लाई रखी गई है वो लगभग थर्मल पावर के बराबर ही रखी गई, यानी 5.25 पर यूनिट की प्राइस है। तो ये देख सकते हो कि जो ज़्यादा करके थर्मल पावर प्लांट है उसके माध्यम से बिजली है 6 रुपये पर यूनिट के हिसाब से प्राप्त होती है, उससे कम ही है। तो इससे लोग उसमें थोड़ा अट्रैक्ट तो होंगे, क्योंकि प्राइस अगर थर्मल पावर प्लांट के मुकाबले कम में मिलेगी बिजली तो कोई भी खरीदेगा। तो इकरा के हिसाब से इस समय जो एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट का जो कामकाज है वही इसके लिए एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। अगर किसी प्रोजेक्ट के साथ एनर्जी स्टोरेज शामिल किया जाएगा तभी उसमें वो जो प्रोजेक्ट है वो आगे जाके सक्सेस होगा। तो कॉस्ट भी देख सकते हो उसमें, जब बैटरी कॉस्ट से जोड़ के विजिबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम जो सरकार की लाई है उसका एक्सटेंशन करना चाहिए। जो इसके अलावा जो ट्रांसमिशन चार्जेस है उसको माफ़ किया गया है जो जून 2028 तक के लिए, उसके अब फ़ायदा यहाँ पे मिल रहा है। तो इससे एनर्जी स्टोरेज जो प्रोजेक्ट है BESS के प्रोजेक्ट, उसको फ़ायदा मिल रहा है। और आने वाले समय अब देखिए सुज़लॉन भी इसके लिए तैयार हो चुकी है, वो भी अब सोलर विंड के साथ में एनर्जी स्टोरेज के प्रोजेक्ट देने को तैयार है। नहीं, आने वाले समय सुज़लॉन जैसी कंपनियां बेहतर कर पाएगी और जो सिर्फ सोलर या विंड तक रह गई है सीमित, उनके लिए कामकाज के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। तो टोटल BESS के जो प्रोजेक्ट है जिसमें आप देखा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी मिला के 90 गीगाहर्ट्ज़ के प्रोजेक्ट इस समय जून 2024 तक है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें तेज़ी आ गई है। तो इकरा ने यहाँ पे कुछ रिस्क भी बताई, जैसे कि रिन्यूएबल सेक्टर के लिए लैंड एक्विजिशन सबसे बड़ा एक रोड़ा हो जाता है। जैसे ज़मीन का अधिग्रहण समय पे नहीं होगा तो आप देखिए खर्च जो है बढ़ जाने वाला है। इसके अलावा ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी समय पे पूरा नहीं होगा। इसके अलावा पावर परचेस एग्रीमेंट अगर डिले हो जाएगा, ये सारे जो प्रॉब्लम है वो इस सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी साबित हो रहे हैं। इसका रास्ते सरकार को भी निकालने होंगे, तभी जाके इसमें निवेश और बढ़ेगा। अब इकरा के हिसाब से रिन्यूएबल सेक्टर के लिए क्रेडिट जो सपोर्ट है वो भी इस समय सवालों के घेरे में है। फाइनेंस 2025-26 के लिए इकरा की तरफ से 72 रेटिंग को अपग्रेड किया गया है और 21 रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया है। तो ऐसा नहीं कि सभी कंपनियों की रेटिंग बढ़ रही है, यहाँ पे रेटिंग डाउनग्रेड हो रही है, क्योंकि उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है, उनके लिए उतना कैश खड़ा करना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन सुज़लॉन इससे बाहर है, सुज़लॉन की रेटिंग अपग्रेड हो रही है, ये आप अच्छे से समझ लें। तो ये देख सकते हो कि क्रिसिल की तरफ से सुज़लॉन को जो रेटिंग दी गई है वो A+ की रेटिंग है, स्टेबल आउटलुक है लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज़ के ऊपर, और शॉर्ट टर्म फैसिलिटीज़ के ऊपर भी क्रिसिल की A1 की रेटिंग है। तो क्लियर है कि रेटिंग बहुत अच्छी है सुज़लॉन की। इकरा की तरफ से जिसकी रिपोर्ट जारी की है उसने भी A+ की रेटिंग दी है और स्टेबल आउटलुक रखा है सुज़लॉन का लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज़ के लिए और शॉर्ट टर्म फंड के लिए भी। तो आप देख सकते हो कि जो रेटिंग एजेंसी है वो सुज़लॉन की रेटिंग को लगातार अपग्रेड करी है, अच्छी रेटिंग दे रही है। इसके पीछे वजह कि कंपनी का जो लो डेट लेवल, काफ़ी ज़्यादा कर्ज को कम कर दिया है और काफ़ी अच्छा कैश जनरेशन कंपनी करी है अपनी ऑपरेशन मेंटेनेंस सर्विस के माध्यम से, और हेल्दी ऑर्डर बुक है, बहुत अच्छे ऑर्डर बुक है कंपनी की। तो ये सारी बातें साबित करी है। रेटिंग एजेंसी का मानना है कि इसका फ़ायदा सुज़लॉन को डेफिनेटली आने वर्ष में होगा, तो सुज़लॉन की प्राइस भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए लाइक से कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।